भारतीय संविधान के कुछ जो उनकी मुख्य विशेषताएं हैं उन्हें हम देख रहे हैं। तो सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम देख रहे हैं। इससे पहले हम एक वीडियो देख चुके हैं पार्ट 1, जिसमें हम भारतीय संविधान के उसके कुछ विशिष्ट लक्षणों को, विशेषताओं को देखे हैं। इस वीडियो में फिर हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके आगे। तो इससे पहले हम देखते हैं कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर के अलावा कुछ और भी पर्सन होते हैं, उनके सैलिएंट फीचर को। बहुत लकी है तू। जिस दिन मैं ब्रश उठाता हूँ, गन नहीं उठाता। तो ये थे मजनू भाई, जिनके सैलिएंट फीचर को आपने देखा। इसी क्रम में हम देख लेते हैं उदय शेट्टी के भी सैलिएंट फीचर को। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। जी हाँ, तो आपने देखा उदय शेट्टी और मजनू भाई के सैलिएंट फीचर को। तो जब ये लोग सैलिएंट फीचर रखते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बड़ा है, इसके भी सैलिएंट फीचर हैं। इस भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर को हम देख रहे हैं, ये पार्ट 2 है। जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है ये है क्या? एक्चुअल में एक पावर का रिडिस्ट्रीब्यूशन किन लोगों के बीच किस तरह होगा, इसके बारे में बताता है। और भारतीय जनता द्वारा संविधान बनाया गया है और भारतीय जनता को ही समर्पित भी है हमारा संविधान। तो इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि हमारा संविधान एलिफेंटाइन इन नेचर है। इतना बड़ा संविधान हमारा क्यों है? क्योंकि हमारे भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है। इसकी जो है बहुत ज़्यादा बड़ी भौगोलिक क्षेत्र है, साथ ही साथ इसकी विविधता बहुत ज़्यादा है। 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरी, यहाँ तक कि हम देखते हैं जो हमारे टेरेन हैं, कहीं पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं मैदानी क्षेत्र है, कहीं पठार है, मैदानी क्षेत्र जो है इस कोस्टल रीजन में भी है। तो बहुत ज़्यादा विविधता है। इसीलिए तो हमारे संविधान में 5th और 6th शेड्यूल रखे गए हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो भारत है इसके संविधान की विशेषताएं क्या है। तो वेलकम टू माय चैनल सत्यवान आनंद, एस्पिरेंट टू IAS। हम यहाँ देख रहे हैं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर को। तो अगर बात करें, हम जो 3 सैलिएंट फीचर को पिछले वीडियो में देख चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर देखते हैं फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक प्रोविजन रखा गया है, जिसके बारे में हम कहें तो इसको कह सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, इनके भी जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पावर का रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है? इसे हम फेडरल सिस्टम कहते हैं। लेकिन फेडरल सिस्टम एक्चुअल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं गया है। इसका मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं उसमें फेडरल नेचर या यूनिटरी बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। फेडरल का मतलब होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा राज्य आपस में एग्रीमेंट बना करके एक नए देश का निर्माण करते हैं, तो वो जो है फेडरल नेशन कहलाते हैं। वहाँ पर पावर का क्लियर रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। जबकि यूनिटरी सिस्टम में जो राज्य होते हैं, जो स्टेट होते हैं, एक्चुअल में उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। उनको सिर्फ प्रशासन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे हम राज्य या प्रदेश कहते हैं। तो भारतीय संविधान में ये लक्षण है कि भारत फेडरल इन नेचर है, फेडरल इन स्ट्रक्चर नहीं। हमारा स्ट्रक्चर फेडरल नहीं है, हम नेचर में दिखते हैं और यूनिटरी बायसनेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा है, ऐसा कहा जाता है। अगर हम देखें जो स्टेट की बात करें, तो स्टेट जो है इन यूनिटरी फीचर होने के नाते ये हमेशा आरोप लगाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि हमें पावर कम दी गई है और हमको और भी ज़्यादा पावर दिए जाना चाहिए। यहाँ के एक कार्टून के माध्यम से हम देख रहे हैं कि सारे राज्य जो है एक कटोरा लेकर के भिक्षा मांग रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, इंदिरा गांधी से। पुराना जो है इलिस्ट्रेशन है, कार्टून है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि सारे राज्य जो है भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, पावर उनको चाहिए। तो ये यूनिटरी बेस को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम देखें भारतीय जो संविधान है उसमें यूजुअली उसमें देखें तो फेडरेशन के लक्षण हैं। जो फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल सिस्टम होता है उसके बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे कि 2 गवर्नमेंट, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पर भी गवर्नमेंट है। इवन हमारे पास तो 3rd टायर भी है, पंचायती राज और म्यूनिसिपालिटीज भी हमारे देश में एग्जिस्ट करते हैं। इवन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख है, वर्णन किया गया है। अगर हम बात करें भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, तो डिवीजन ऑफ पावर है, जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, उनके बीच पावर का डिवीजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कर रखा है।
रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे देश का जो संविधान है ये लिखित संविधान है। तो लिखित संविधान में बहुत सारी चीज़ें साफ साफ लिख दी जाती हैं। ये भी फेडरल का जो है एक नेचर है। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जो है सर्वोच्च, संविधान की सर्वोच्चता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। इसका क्या मतलब है? अगर हम देखें संविधान की सर्वोच्चता का मतलब, तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति या कोई भी आर्गन, व्यक्ति का मतलब आर्गन, अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर से डिसाइड होता है, यानी लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, इनके पास पावर का सेपरेशन है। ये कहाँ पर हमको देखने को मिलता है? तो डायरेक्ट हमको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। और ये अपने अपने पावर का प्रयोग करेंगे, दूसरे के मामलों में इंटरफेरेंस तब तक नहीं करेंगे जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी लॉ को ब्रीच न किया जाए। यानी जब तक भारतीय संविधान के अनुसार लेजिस्लेटिव बॉडी अपना काम करेगी तब तक जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जब तक जुडिशरी काम करेगी संविधान के अनुसार, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव हस्तक्षेप नहीं करेंगे, नो इंटरफेरेंस। और जब तक एग्जीक्यूटिव अपना संविधान के अकॉर्डिंग काम करेगी तब तक जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो ये प्रिंसिपल हमारा कहलाता है एक्चुअल में सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जो फीचर रखे गए हैं फेडरल के, तो सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? रिजिडिटी का मतलब होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजन रखे गए हैं जिन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता। यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बात करता है, संविधान संशोधन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हमारे संविधान में कोई चीज़ रखी गई, प्रोविजन रखे गए हैं, तो इसे यूं ही नहीं बदल दिया जाएगा। यूं कोई गवर्नमेंट आए वो चाहे कि हम संविधान के सारे प्रोविजन को बदल दें, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक स्पेशल फीचर है, हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से ही बदल सकते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो हमारे पास जुडिशरी है वो स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसका मतलब क्या है कि न्यायपालिका अगर स्वतंत्र रहेगी तो वो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव बॉडी के दबाव में काम नहीं करेगा, तो वो क्या कर सकता है? अपना काम निष्पक्ष रूप से कर सकता है। इसलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। और बाइकैमरलिज्म, द्विसदनीयता, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखें यहाँ लोकसभा राज्यसभा की दोनों बात होती है। जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 79 है, अनुच्छेद 79 है, वो क्या बताता है कि भारत में एक पार्लियामेंट होगा। जो 80 है, आर्टिकल 80 जो है, आर्टिकल 80 है अनुच्छेद 80, वो बताता है राज्यसभा के बारे में। और आर्टिकल 81 अनुच्छेद 81 है, वो बताता है लोकसभा के बारे में। द्विसदनीयता जो है, बाइकैमरलिज्म, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक विशेषता है। तो ये हम देखते हैं कि यहाँ पर ये फेडरल फीचर हैं, ये हमेशा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो हम फेडरल सिस्टम की बात करें, यहाँ पर हम फिर से एक इलिस्ट्रेशन देख सकते हैं। एक इलिस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल है कि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू से सभी राज्य जो हैं घेरे हुए हैं और सब के सब पावर की डिमांड कर रहे हैं कि हमें और भी ज़्यादा पावर चाहिए, यूनिटरी सिस्टम हमें नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट फेडरल सिस्टम चाहिए। तो अगर हम बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर। जो भारतीय संविधान है उसमें बहुत सारे एकात्मक या गैर संघीय विशेषताएं शामिल हैं, और इन्हीं सब चीज़ों के जो है वजह से हमारा संविधान जो है भारत देश को विश्व के अन्य फेडरल कंट्री से अलग बनाता है। तो हमारा संविधान जो है, हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि भारतीय संविधान क्या है, नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, न तो बहुत ज़्यादा कठोर है न बहुत ज़्यादा लोचशीलता है, न बहुत ज़्यादा लोचशीलता इसमें पाई जाती है। इसलिए हम देखें यहाँ पर जो यूनिटरी फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है। स्ट्रांग सेंटर, तो हमारा देश का जो केंद्र है एक बहुत ही मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एकल संविधान, हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि हमारे देश में एक ही संविधान होता है। अगर फेडरल कंट्री की बात करें तो जो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये फेडरल कंट्री बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। तो अमेरिका में हर व्यक्ति का उसके अपने देश का एक अमेरिकी नागरिकता होती है, साथ ही साथ वो जिस राज्य का निवासी है उस राज्य की भी उसके पास नागरिकता होती है। यानी जो अपने कंट्री के अंदर है तो उसे स्टेट सिटीजनशिप के अकॉर्डिंग जाना जाएगा, और जब देश से बाहर जाएगा तो अमेरिकन सिटीजनशिप के नाम से जाना जाएगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सिर्फ और सिर्फ हर व्यक्ति सिर्फ भारतीय है, उसके पास सिर्फ भारतीय नागरिकता है, स्टेट का कोई नागरिकता के स्तर पर अस्तित्व नहीं है। अगर हम देखें फेडरल नेचर के अकॉर्डिंग राज्य स्वतंत्र होते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि भारत में किसी भी राज्य को संविधान बनाने की पावर नहीं है। भारत में एक ही संविधान है, एक ही नागरिकता है,
और संविधान की लचीलापन, हमारे संविधान में जो है फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? जब संविधान को आवश्यकता पड़े समय के अकॉर्डिंग हम बदलाव ला सकते हैं। जो बदलाव होगा वो विधि सम्मत होना चाहिए, कानून के अकॉर्डिंग, संविधान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आगे देखिए इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या है? हमारे पास जो न्यायपालिका है एकीकृत है। एकीकृत या इंटीग्रेटेड जुडिशरी का क्या मतलब है? हम देखें भारत में संविधान ने जुडिशरी के 3 स्ट्रक्चर में डिवाइड किया है। हायरार्की एक्चुअल में कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे भी कोर्ट होते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हर राज्य का अपना कोई कोर्ट नहीं है। देश में सिर्फ एक ही जुडिशरी सिस्टम है और उसकी हायरार्की है। तो कोई भी व्यक्ति हो जिसका कोई भी मामला हो, चाहे राज्य स्तर पर हो या राज्य के स्तर पर न हो, वो इन्हीं 3 कोर्ट माध्यम से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर हाई कोर्ट और सेंट्रल नहीं कर सकते हैं, जो है अपर लेवल पर, जिसको हम हाईएस्ट कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये डिवाइड है। आगे देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय सेंटर। तो अच्छा हाँ, इंटीग्रेटेड जुडिशरी को है, ये हम कह सकते हैं ये क्या है? ये यूनिटरी फीचर को ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि राज्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं है। राज्य लेवल पर कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं है। इनका जो है केवल एक डिवीजन बनाया गया है कि एक इनके प्रशासनिक व्यवस्था को देखने के लिए एक डिवीजन बनाया गया है कि हाई कोर्ट का एक पार्टिकुलर स्टेट अलॉट कर दी। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो उत्तर प्रदेश के जितने मामले होंगे ये देखेगा। लेकिन हम बात करें पंजाब और हरियाणा की, तो वहाँ पर एक ही हाई कोर्ट है, यानी पंजाब हरियाणा के एक टेरिटोरियल एरिया बना दिए गए कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के मामले को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट देखेगा। कश्मीर जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मामले को देखता है। केरला का जो हाई कोर्ट है वो केरल और लक्षद्वीप को देखता है। जो बॉम्बे है, बॉम्बे जो है दमन दीव को देखता है, महाराष्ट्र को देखता है, गोवा देखता है। कोलकाता का है जिसे कलकत्ता हाई कोर्ट कहा जाता है, वो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार को देखता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एकल जो है एकीकृत न्यायपालिका है, तो ये एक यूनिटरी फीचर को रिप्रेजेंट करता है। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर, स्टेट गवर्नर कौन रिप्रेजेंट करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि यूनिटरी फीचर रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं, किस चीज़? IAS की तैयारी कर रहे हैं, ऑल इंडिया सर्विस, तो ऑल इंडिया सर्विस भी यूनिटरी फीचर को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? इसकी जो है अपॉइंटमेंट की पूरी प्रक्रिया कौन देखता है? यूपीएससी। यूपीएससी किसके अंडर में काम करती है? डीओपीटी। डीओपीटी किसके अंडर में काम करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। हम देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंडर में डीओपीटी है और उसके अंडर में यूपीएससी है। यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है भारत में सिविल सर्वेंट के अपॉइंटमेंट के लिए। ये भी यूनिटरी फीचर को रिप्रेजेंट करता है। इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन प्रावधान हमारे संविधान में हैं। ये जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से भाग लिया गया है। एक्चुअल में ये बताता है जब कोई ऐसी स्थिति आ जाए जब संविधान सम्मत देश में कुछ न हो रहा हो, उस समय आपात लगाया जा सकता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर हैं। अगर हम देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरल जो है, ये फेडरल वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ क्या कहा गया है? इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ द स्टेट, यानी हमारा देश यूनियन, राज्यों का संघ है। फेडरल की बात नहीं की गई है। तो जैसे हम आर्टिकल 1 क्या कहता है? यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है? पहला मतलब है कि इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बाय द स्टेट, यानी जो हमारे देश में फेडरेशन का स्ट्रक्चर दिखता है, हमारा जो एक्चुअली हमारा फेडरल इन नेचर है, फेडरल का स्ट्रक्चर नहीं है। जो फेडरेशन का स्ट्रक्चर दिखता है वो किसी राज्यों का बीच आपस में एग्रीमेंट नहीं है। कोई भी राज्य ये कहे कि हम अलग देश बनाना चाहते हैं, सेसेशन की प्रक्रिया को एक्चुअल में अप्लाई करना चाहते हो, नहीं है। तो वही कहता है स्टेट, नो स्टेट हैज द राइट टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन, उनको भारत से बाहर जाने की परमिशन नहीं है, यानी न तो कोई एग्रीमेंट है न सेसीड करने की पावर है। ये यूनिटरी फीचर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी यूनिटरी फीचर के वजह से जो भारतीय संविधान है उसको क्या कहा गया है? फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, यानी भारतीय संविधान को कहा गया कि फेडरल की तरह दिखता तो है लेकिन इसकी आत्मा है, जो शरीर है वो फेडरल है,
जैसा कि हमने कहा नेचर फेडरल इन नेचर है, लेकिन जो उसकी आत्मा है वो क्या है, वो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो, यूनिटरी सिस्टम को फॉलो करता है। इसी रेफरेंस से हम देखें, इस क्रम में देखें तो कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने भारतीय संविधान के ऊपर कुछ कमेंट किए हैं। जैसे केसी वियर क्या कहते हैं, क्वासी फेडरलिज्म। तो हमारा देश जो है क्वासी फेडरल है, दिखता है फेडरल है पर फेडरल है नहीं। मोरिस जॉन्स क्या कहते हैं, बार्गेनिंग फेडरलिज्म। बार्गेनिंग यानी राज्य जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से हमेशा बार्गेनिंग करेंगे कि हमें कितनी पावर मिलनी चाहिए, कितने पावर सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो एक बार्गेनिंग चलती रहती है सेंट्रल और स्टेट में। तो सेंट्रल स्टेट का रिलेशन जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बजाय कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हो जाता है। तो इनके अकॉर्डिंग यही है कि कोऑपरेटिव की जगह कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हमको दिखता है। ग्रेनविल ऑस्टिन क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो एक अच्छी चीज़ है कि राज्य जो है सेंट्रल के साथ कोऑपरेट करे, सेंटर जो है राज्यों के साथ कोऑपरेट करे। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं होती है उसे हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव का जो है हमेशा घन चक्कर चलता रहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यों के द्वारा। और आगे देखें, आइवर जेनिंग क्या कहते हैं, फेडरेशन विथ ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। जो भारतीय संविधान है वो फेडरेशन तो है, लेकिन उसकी टेंडेंसी जो है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो हमेशा सेंट्रल के टुवर्ड्स है। यानी उसके सारे फीचर एक जो है पॉइंट करते हैं एक दिशा में, वो दिशा क्या है, सेंट्रल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज़्यादा है, ये यही कहना चाहते हैं। आगे हम देखें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की जो नेक्स्ट पार्ट है वह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारे देश का शासन व्यवस्था है, गवर्नेंस सिस्टम है, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। तो जो गवर्नेंस होते हैं एक्चुअल में दो टाइप का होते हैं। पहला जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे देश में नहीं है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ मिलता है, ये अमेरिका में मिलता है। जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ब्रिटिश का एक कल्चर है, वहीं से हमने अडॉप्ट किया है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा संविधान है इस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम का इफेक्ट ज़्यादा रहा है। तो हमारे संविधान ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है, न कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को भारत में अपनाया ही क्यों गया, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता जो है ऐसा क्यों किए। हम देखते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट जो होता है वो एग्जीक्यूटिव का हेड है, वो स्टेट का भी हेड है और गवर्नमेंट का भी हेड है। तो उसके जो है एक्चुअल में लेजिस्लेचर के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। जैसे अमेरिका की बात करें वहाँ पर राष्ट्रपति की कोई जो है लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। जबकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी ज़्यादा विविधता है, बहुत ज़्यादा जातियाँ हैं, धर्म हैं, वर्ड हैं। इन सब चीज़ों को अगर मैनेज करना है तो हमारी गवर्नमेंट एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। अगर राष्ट्रपति जो है स्टेट ऑफ हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा तो ऑटोक्रेसी चलेगी। यही तो मुस्लिम शासन व्यवस्था में, चाहे इंग्लिश शासन व्यवस्था में चल रही थी। इस चीज़ों से बचने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में होता क्या है, एक्चुअल में जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर से ही बनती है। यानी हम देखें तो एग्जीक्यूटिव का एक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, वो लेजिस्लेचर ही एग्जीक्यूटिव के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इनका एक्चुअल में देखें तो डायरेक्ट ये जुड़े हुए हैं लेजिस्लेचर से। दूसरी बात, ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। अगर जनता किसी पर्सन को सांसद विधायक नहीं बनाएगी तो आगे चल के मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते हैं। इसलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जो है हायरार्की बनी हुई है कि प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे जनरली, और स्पेशली बात करें तो लोकसभा के प्रति, और विधायक और मुख्यमंत्री, मंत्री जो होते हैं ये जो है स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये लोग जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल बने रहते हैं। प्रैक्टिकल में नहीं होता है लेकिन थियोरेटिकली तो हम कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये एक्चुअल में इसका प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर जो विधायक हैं या सांसद हैं, इनका जो है अपने एग्जीक्यूटिव के साथ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ एक कोऑपरेट करते हैं और कोऑर्डिनेशन भी होता है। क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट चलाना संभव नहीं रहेगा। जैसे
अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो गवर्नमेंट नहीं बन सकती है, कोई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब कोऑपरेशन नहीं है तो यहाँ पर जो भी लेजिस्लेचर होगा, एग्जीक्यूटिव होगा, एक दूसरे के हमेशा अपोज करेंगे तो कोई नया काम नहीं हो सकता, कोई बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, कोई लॉ नहीं बन सकता, कोई एक्ट नहीं बन सकता, या कोई भी काम देश में जो सकारात्मक वे में होना चाहिए हो नहीं पाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि जब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच झगड़ा चलता है, फाइट चलती है, तो देश की स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी काम सही से नहीं हो पाता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन पर चलता है। लेकिन अगर हम बात करें प्रेसिडेंशियल सिस्टम की, तो वहाँ पर एक्चुअल में डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के बेस पर चलता है। जैसा कि अभी हमने कहा कि जो अमेरिकन सिस्टम है ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर पर है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। वहाँ पर प्रेसिडेंट जो होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफ स्टेट भी वही होता है, उसी के नाम पर गवर्नमेंट और उसी के नाम पर देश चलता है, लेकिन वो एक्चुअल में लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ये जो है कॉन्सेप्ट सेपरेशन ऑफ पावर है, यहाँ पर लेजिस्लेचर का अपना पावर है, एग्जीक्यूटिव का अपना पावर है और जुडिशरी की अपनी पावर है, और वो एक दूसरे पर आपस में म्यूचुअली कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये सिस्टम भारत के लिए उपयोगी नहीं है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ही उपयोगी है, जो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन पर चलती है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। आगे देखें, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। क्यों? हमारा जो देश का पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, जो वेस्टमिंस्टर नाम पर की जगह पर स्थापित है। इसको हम कहते हैं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये ब्रिटेन से शुरू होती है, ऐसा माना जाता है। इसलिए इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि ये लोकसभा के प्रति ये स्पेशली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और यानी जनता के प्रति यहाँ की सरकार डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होती है, इसलिए इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। कैबिनेट गवर्नमेंट क्या होती है? कैबिनेट का मतलब होता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, एक बड़ी बॉडी है, उसमें भी कुछ स्पेसिफिक मिनिस्टर होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर के या राज्य स्तर पर बात करें तो मुख्यमंत्री के करीब होते हैं। मुश्किल से 10-12 लोग होते हैं, वही लोग पूरे शासन को चलाते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है एक्चुअल में वो सिर्फ फॉलो करते हैं, वो तो खुशामद करने के लिए जो है बना दिए जाते हैं, लोगों को पावर दे दिए जाते हैं। लेकिन जो कैबिनेट होता है एक्चुअल में वही पूरे देश को चलाता है, वही पूरे गवर्नमेंट को चलाता है। उनकी संख्या मुश्किल से 10 या 12 होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, इससे कम ही होती है। इसे तो किचन कैबिनेट भी कहा जाता है। किचन कैबिनेट मतलब मुश्किल से 3 या 4 लोग ही पूरे देश को चलाते हैं। ये सच भी है। आज हम देखें, चाहे पुराने इतिहास को देख लें, गवर्नमेंट ऐसे ही चलती है। किचन कैबिनेट जिसे हम आगे पढ़ेंगे उसी मॉडल से चलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम अप्लाई किया है, नॉट ओनली सेंटर बट आल्सो इन स्टेट। यानी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम का मॉडल है वो स्टेट पर भी, यानी जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है बिल्कुल उसी तरीके से स्टेट का भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो ये जो है ब्रिटिश का फीचर है, उसी फीचर को हमने भी एडॉप्ट किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं तो फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया। तो जो हमने कहा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमारे देश में है, उसका फीचर क्या है? यानी कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर को तो हम देख रहे हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसकी कौन सी अच्छी चीजें हैं जिसे हमने एक्सेप्ट किया है? तो पहला क्या है? प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। ऐसा कि हमने कहा कि अमेरिका में स्टेट हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट एक ही पर्सन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। जबकि भारत की बात करें तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अलग है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अलग है। तो प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? राष्ट्रपति। ये हेड ऑफ द स्टेट, यानी राष्ट्र प्रमुख की बात की जाए तो राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री नहीं। प्रधानमंत्री सिर्फ गवर्नमेंट के हेड हैं और वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति को शासन चलाने में सहयोग करते हैं, एडवाइस देते हैं। ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कहती है। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें एक्चुअली 2 पर्सन होते हैं, एक प्रेसिडेंट एक प्राइम मिनिस्टर। ब्रिटेन की बात करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम तो है, लेकिन वहाँ पर एक्चुअली मोनार्क और प्राइम मिनिस्टर है। यानी वहाँ पर जो नॉमिनल पर्सन है वो किंग या क्वीन होते हैं और रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। भारत की बात करें तो भारत में नॉमिनल जो हेड ऑफ स्टेट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति होते हैं, और रियल एग्जीक्यूटिव जो है प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट, हम कह सकते हैं कि कैबिनेट रियल एग्जीक्यूटिव के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं।
दूसरा फीचर क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का, मेजॉरिटी पार्टी रूल करती है। यानी अगर हम देखें, अगर ये पूरा हम मान लें कि पार्लियामेंट के जो लोकसभा है उसके सभी सदस्यों की संख्या है कितनी है, 543 है। तो 543 की बात करें तो 273 सांसद जिसके पक्ष में होंगे वो सरकार बना सकती है। तो यानी जो मेजॉरिटी होगी, ये हम मान लें 50% की लाइन है, ये 50% की लाइन से जैसे इधर हम क्रॉस करेंगे, तो जैसे हमारी संख्या ज़्यादा हो जाएगी, कोई भी पर्सन जो उस पार्टी का है वो पार्टी के सहमति से गवर्नमेंट बना सकता है। तो ये हमारे पास एक इलस्ट्रेशन है, जैसे कि अगर है यहाँ पर 50% से ज़्यादा किसी के पास मेजॉरिटी है, सांसद हैं, तो वो सरकार बना सकते हैं। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो है विशेषता है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्या है, फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, यानी जो एग्जीक्यूटिव है व्यवस्थापिका, इनकी कार्यपालिका के प्रति, एग्जीक्यूटिव का जो होते हैं लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी इनको कोई भी काम करेंगे तो इन्हें पार्लियामेंट में आकर के उसे बताना पड़ता है कि उन्होंने काम क्यों किया, कैसे किया, क्या वह काम संविधान के अनुरूप है कि नहीं। अगर संविधान के अनुरूप नहीं है तो बाद में वो नल एंड वाइड हो जाएगा, स्क्रैप हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ऑटोक्रेसी की संभावना कम होती है, लेकिन ऐसा हम कह नहीं सकते, ऑटोक्रेसी तो हो ही जाती है लेकिन संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर। जैसे हम देखें, ये राजनाथ सिंह हैं, ये जो लोग हैं ये सब मिनिस्टर हैं, अनुराग ठाकुर, जितेंद्र सिंह, ये लोग क्या हैं, ये सब मिनिस्टर हैं। लेकिन मिनिस्टर होने के साथ साथ ये प्राइम मिनिस्टर भी, ये सब लोग क्या हैं, ये लोग पहले सांसद हैं, यानी लेजिस्लेचर हैं। ये संविधान जो है क्या बताती है कि हमारे देश में जो लोकसभा होगा या राज्यसभा होगा उसके मेंबर ही एग्जीक्यूटिव बनेंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए एक अनिवार्य शर्त है कि अगर किसी को मिनिस्टर बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो उन्हें पहले लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना होगा। हाँ, ये अलग बात है कि जो शपथ ग्रहण होगा, स्वर्ण इन जो है प्रोसीजर होगी, उस समय आवश्यक नहीं है, लेकिन 6 महीने के भीतर इन्हें मेंबर बनना आवश्यक है। नेक्स्ट देखें, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर। जैसा कि हमने पहले कहा कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है, इसमें प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में और चीफ मिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट पर वो लीडर होता है। यानी वो भी सब कुछ सर्वे सर्वा होता है, वो जैसा चाहता है वैसा ही शासन व्यवस्था चलती है। लोग एडवाइस करते हैं, अगर वो एडवाइस को मान लेता है तो उसके मानने पर, यानी प्राइम मिनिस्टर के मानने पर अन्य मिनिस्टर भी सहमत हो जाते हैं। अगर वो कह दे नहीं सही है तो फिर कोई मिनिस्टर सहमत नहीं होता है। इसमें जो है एक बहुत बड़ी बात सामने आती है कि अगर कोई मंत्री है, मिनिस्टर है, कोई एडवाइस करता है, इवन कोई डिसीजन ले लिया हो, तो उसको एक्चुअली पूरे कैबिनेट को मानना पड़ता है। अगर कैबिनेट न माने तो वो उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, मिनिस्टर की, जिसने डिसीजन लिया है, और इस केस में उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। यानी अगर कैबिनेट की बात करें, लीडरशिप की बात करें, तो इनको साथ साथ रहना, यानी कोई भी एक मिनिस्टर कुछ बोलता है, इसका मतलब है कि पूरी कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उससे सहमत है, और सहमत नहीं है तो उस मिनिस्टर को अपनी बात वापस लेनी पड़ेगी और उसे संभवतः रिजाइन करना पड़ता है। ये सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल दोनों पर ही होते हैं। नेक्स्ट फीचर देखते हैं, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात हम कर रहे हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, लोकसभा और असेंबली, इसका क्या मतलब है कि अगर लेजिस्लेचर जो है और एग्जीक्यूटिव के बीच ऐसा जो है संभावना दिखने लगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है एग्जीक्यूटिव काम नहीं कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो वो क्या कर सकता है, सरकार को हटा सकता है। यानी लेजिस्लेचर जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगा और उसे हटा देगा। तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं, या राष्ट्रपति को स्वयं लग जाए कि संविधान सम्मत गवर्नमेंट नहीं चल रही है, तो लोकसभा को डिजॉल्व कर सकते हैं। तो वो डिजोल्यूशन हो जाएगा, तो उसके बाद उस गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी और नए सिरे से इलेक्शन होगा। तो अगर हम देखते हैं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें क्या है, ब्रिटिश पैटर्न हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में बहुत ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मैक्सिमम प्रोविजन है वो कहाँ से आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाया था। उसके बाद जो हमारे प्रोविजन बच जाते हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से आते हैं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं। तो हमारे जो है ब्रिटिश पैटर्न को ही हमने
अपनाया हुआ है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट ए सोवरेन बॉडी लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये एक अपोजिशन है। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो सोवरेन बॉडी है। सोवरेन बॉडी का मतलब क्या होता है? सोवरेन का मतलब उस देश के ऊपर या उस बॉडी के ऊपर, उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर किसी दूसरे का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई जो है डिपेंडेंसी नहीं है। यानी सोवरेन बॉडी या सोवरेन ऑर्गेनाइजेशन होने का मतलब कंप्लीटली स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है अपने अनुसार। लेकिन भारतीय पार्लियामेंट को कहा गया, भारत को नहीं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर इंडिया की बात नहीं हो रही है, सिर्फ हम इंडियन पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं कि सोवरेन बॉडी नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है, अभी हमने पिछले वीडियो में देखा केशवानंद भारती का केस, वो एक्चुअल मामला यही था। जो पार्लियामेंट थी उस चाहती थी उसको पास अथाह पावर हो, लेकिन संविधान उसको अलाउ नहीं करता है, संविधान ऐसे कोई अनुमति नहीं देता है। यही मामला था एक्चुअल में। हम यही देखते हैं कि संविधान ने क्या कहा है कि जो इंडियन पार्लियामेंट होगी उसे संविधान के अकॉर्डिंग लिमिटेड पावर दिएगा, उस लिमिटेड पावर में उसके फंक्शन को परफॉर्म करना है। जबकि ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात करें तो उसके ऊपर पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है कोई रोक नहीं लगाता है। एक्चुअल में देखें भारत में कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी से, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटिश में की बात करें तो वहाँ पर जो लेजिस्लेचर है वो सबसे बड़ा है, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट सबसे बड़ी है, उसके अंडर में ही एग्जीक्यूटिव और ये जुडिशरी काम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। इसलिए वहाँ पर सोवरेन है, वहाँ की पार्लियामेंट सोवरेन है, कुछ भी कर सकती है। इसीलिए तो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने कहा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है एक पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने के अलावा सब कुछ कर सकते हैं। जबकि पार्लियामेंट की बात करें, इंडियन पार्लियामेंट की बात करें तो ऐसा नहीं है, इनके ऊपर लिमिटेड पावर है, रिस्ट्रिक्शन अप्लाई है। इसी क्रम में हम देखें पावर की बात तो ऑल पावर, विवेकानंद क्या कहते हैं? ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग बिलीव इन दैट। तो विवेकानंद कहते हैं कि सभी पावर, सभी शक्तियां तुम्हारे अंदर स्वयं निहित हैं, तुम कुछ भी कर सकते हो, कभी भी अब सब कुछ कर सकते हो, इस बात में विश्वास रखो। लेकिन उनका कहना है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रेफरेंस में, पॉजिटिव एस्पेक्ट को उन्होंने लिया है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये एक उन्होंने पर्सन के लिए कहा है, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या पार्लियामेंट के लिए नहीं कहा है, ये एक पर्सन के लिए कहा है कि जो पॉजिटिव काम करना चाहता है। तो पॉजिटिव काम करने के लिए तो ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात करें चाहे इंडियन पार्लियामेंट की, उनके ऊपर भी रोक नहीं है। लेकिन इंडियन पार्लियामेंट की बात करें तो ये ऑल पावर इज विद इन यू, ये स्टेटमेंट जो विवेकानंद का है ये इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, एक पर्सन के ऊपर अप्लाई हो सकता है, लेकिन भारतीय पार्लियामेंट के ऊपर अप्लाई नहीं है। जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या कहा है कि इंडियन स्टेट जो है इसका हेड कौन होगा? वो रिपब्लिक, यानी इलेक्टेड हेड रिपब्लिक होंगे। यानी भारत में हम बात करें तो राष्ट्रपति होते हैं, स्टेट के हेड हैं, इंडियन स्टेट के राष्ट्र प्रमुख हैं, देश के राष्ट्र प्रमुख हैं। जबकि ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पर मोनार्क होते हैं, किंग या क्वीन, जो कि हेरिडेटरी सिस्टम से आते हैं, वहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं होता है। जबकि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है और अभी जल्द ही हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और ब्रिटेन में राष्ट्रपति मोनार्क की मृत्यु हुई है। आगे देखें पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो इंडिया हो चाहे ब्रिटेन हो, दोनों की बात करते हैं तो इंडिया या ब्रिटेन दोनों में जो है प्राइम मिनिस्टर का रोल जो होता है काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है, क्रूशियल होता है। जैसा कि हमने कहा कि कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने कहा है कि प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट यानी प्रधानमंत्री जो है गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा पावरफुल पर्सन होता है, इतना सिग्निफिकेंट या इम्पोर्टेंट पर्सन होता है, क्रूशियल पर्सन होता है, जिसे प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट कहा जाता है। प्रधानमंत्री ही सर्वे सर्वा है, वह जो चाहता है वही होता है। अगर हम बात करें भारतीय परिस्थिति की, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है अगर वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है और मेजॉरिटी पार्टी उसके अंदर में है, वो कंट्रोल है, उसके पास बहुमत है, तो पूरी गवर्नमेंट को स्वयं चलाता है। वहाँ पर जो मिनिस्टर होते हैं वो दिखावे के लिए होते हैं, बहुत कम उनका रोल होता है, वो प्राइम मिनिस्टर ही सब कुछ करता है। ब्रिटेन की स्थिति भी ऐसी ही है कि प्राइम मिनिस्टर अगर ब्रिटेन का है, उसके पास सांसदों का बहुमत हासिल है तो कुछ भी करता है, वो उसको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है अन्य मिनिस्टर या सांसदों से। ऐसी भारत में भी है। तो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम की एक्चुअल में देखा जाए दोष है जो कि फीचर के फार में है।
नेक्स्ट देखें जो साइलेंट फीचर है भारतीय संविधान की, तो सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी। इसका मतलब क्या है? जो हमारा देश है ये पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी यानी पार्लियामेंट की सोवरेन, ये पार्लियामेंट की सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, जबकि जुडिशियल सुपरमेसी का कॉन्सेप्ट क्या है? ये अमेरिकन है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विथ ब्रिटिश पार्लियामेंट, व्हाइल प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुपरमेसी वाज विथ दैट ऑफ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट अमेरिका का है वो बहुत पावरफुल है, वो पूरे अमेरिका की जो राष्ट्रपति हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उनसे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। जबकि ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पार्लियामेंट है। तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको जो है ब्लेंड कर दिया है, मिक्स कर दिया है। कुछ मामलों में देखते हैं भारत में पार्लियामेंट के पास ज़्यादा पावर है, कुछ मामलों में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की तरह भारतीय सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है, ज़्यादा पावर है। इस चीज़ों को हमारे संविधान में मिक्स किया गया है, जिससे कि समय के अकॉर्डिंग हम अपने शासन व्यवस्था को बहुत अच्छे से चला सकें। तो अगर हम बात करें इंडियन पार्लियामेंट्री की, तो यहाँ पर जो ब्रिटिश सिस्टम जो गवर्नमेंट होते हैं, अगर हम देखें तो ब्रिटिश सिस्टम में जो स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर भारत में और ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कैसे? जो सुप्रीम कोर्ट इंडिया है उसके पास जुडिशियल रिव्यू पावर है, लेकिन वो अमेरिका से कम है, लेकिन ब्रिटेन से ज़्यादा है। कैसे? ब्रिटेन में जुडिशियल रिव्यू पावर एक्चुअल में जुडिशरी के पास नहीं है, नगड़ है, जबकि भारत में है, अमेरिका में बहुत ज़्यादा है। तो हम देखते हैं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ये प्रभाव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर पड़ा हुआ है। जुडिशरी के पास आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 और आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 के माध्यम से जुडिशरी के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास 32 आर्टिकल और 226 के माध्यम से हाई कोर्ट के पास, और आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग दोनों के पास, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है भारत में, जबकि ब्रिटेन में बिल्कुल नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका की बात करें तो उसके पास बहुत ज़्यादा है। ये फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाए गए हैं। अगर हम बात करें तो जो गवर्नेंस का सिस्टम होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ पर दो चीज़ें शब्द जो है अक्सर सामने आते हैं। पहला है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ और दूसरा होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है ये अमेरिकन सिस्टम है, और जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ है ये ब्रिटिश सिस्टम है। तो भारत के जो आर्टिकल हैं, जो प्रोविजन हैं, लॉ हैं, एक्चुअल में वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से बनाए गए हैं। जबकि एक आर्टिकल 21 जो अनुच्छेद 21 है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ है। इसका मतलब क्या है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को हम सिंपल कह सकते हैं कि वो कंट्री लेवल पर कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस के साथ साथ नेचुरल जस्टिस भी होना चाहिए। यानी न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। ये जो स्टेटमेंट है ना कि न्याय होना नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए, ये चीज़ें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं। जिसमें हम कह सकते हैं कि नेचुरल जस्टिस है। किसी भी जो है लॉ बनाते वक्त ये हमें देखना चाहिए कि वो तर्क संगत भी होना चाहिए। नेचुरल जस्टिस प्राकृतिक न्याय के जो विधि सम्मत होना चाहिए, जबकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का ये कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करें प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ का मतलब होता है या नेचुरल जस्टिस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर किसी के पास मेजॉरिटी है, बहुमत है, वो जो चाहे नियम बना दे, अगर पार्लियामेंट में बिल पास हो गया तो वही लॉ बन गया। इससे कोई मतलब नहीं है कि जनता को उससे क्या प्रॉब्लम होगी क्या नहीं होगी। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो अभी कुछ समय पहले पिछले साल भारत में 3 कृषि कानून लाए गए थे। 3 कृषि कानून यही थे प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, यानी जनता से न तो पूछा गया न जनता से कोई मतलब था। गवर्नमेंट ने डायरेक्ट एक बिल पेश किया पार्लियामेंट में, उसे पास करा लिया। क्यों? उसके पास मेजोरिटी है। अब मेजोरिटी के नाम पर उसने पास तो करा लिया, लेकिन बाद में इतने उपद्रव हुए, इतने जो है धरना प्रदर्शन हुए, इतने उपद्रव हुए, दंगा तक हो गए कि बाद में गवर्नमेंट को लगा कि ये ठीक नहीं है देश की स्थिति के लिए, तो उसने वापस ले लिया। क्या था ये एक्चुअल में प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। ये प्रोसीजर कौन बनाया? लॉ कौन बना रहा है? लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव क्या है? ये निरंकुश तंत्र बन गया है भारत में। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा मेजोरिटी आ गई है। तो ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, लेकिन ये हमारे आर्टिकल 21 पर अप्लाई होता है, अन्य पर अप्लाई नहीं होता। अन्य पर क्या है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अप्लाई होता है, यानी नेचुरल जस्टिस। क्या जिसके लिए हम कानून बना रहे हैं
क्या वो भी इसे एक्सेप्ट करने के पक्ष में है कि नहीं है, या जो है मनमानी ही अप्लाई करेंगे। ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ यही है, यहाँ पर मनमानी चलती है, जबकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में मनमानी नहीं चलती है। कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है यही सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, यानी जुडिशरी की जुडिशियल रिव्यू का पावर यही देते हैं। वो क्या करते हैं, चेक करते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बेस पर जुडिशरी चेक करती है कि जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है क्या वो विधि सम्मत होने के साथ साथ क्या पर्सन उसको एक्सेप्ट करने में सक्षम है, पर्सन जो जनता है, जो नागरिक हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, और नेचुरल जस्टिस के साथ सम्मत है कि नहीं है, कॉन्करेंस ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि नहीं है, ये चीज़ें चेक करते हैं। ये चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, कुछ चीज़ें अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से हैं, और कुछ चीज़ें ब्रिटिश कन्वेंशंस के साथ प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के माध्यम से हैं। अगर हम देखें तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये एक प्रॉपर सिंथेसिस है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है तालमेल बैठाया गया है, एक संश्लेषण किया गया है कि ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के और अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू का जो जुडिशियल सुपरमेसी का कॉन्सेप्ट है उसे मिला दिया गया। यानी कुछ मामलों में हमारे पार्लियामेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर हो जाती है और कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास होती है। आगे हम देखें जो सुप्रीम कोर्ट है और पार्लियामेंट है इनके पास किस तरह पावर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट जो है अगर कोई भी कानून पार्लियामेंट बनाती है और पार्लियामेंट जो लॉ बना दिया, सुप्रीम कोर्ट इसको स्क्रूटनी कर सकता है। स्क्रूटनी चेक करेगा कैसे, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग। उसका मेन आधार क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर वो देखता है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो जुडिशियल रिव्यू पावर उसका एक्टिव हो जाएगा, और जैसे जुडिशियल रिव्यू पावर एक्टिव होगा वो क्या करेगा, उसे डिक्लेयर करेगा क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसे नल एंड वाइड कर दिए जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये देखते हैं कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट बनाई है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, संविधान सम्मत है या नहीं है। जबकि पार्लियामेंट क्या है, उसके पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के पावर को, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे पावर दिया है वो संविधान के बहुत बड़े मेजर पोर्शन में बदलाव ला सकता है। यानी पार्लियामेंट चाहे तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को बदल सकता है अपनी इच्छा अनुसार। ऐसा हो भी चुका है। जो 7वां संविधान संशोधन है, 42वां है, 73वां है, 74वां है और भी ज़्यादा है, जो संविधान को बहुत ज़्यादा बदल दिए हैं। तो हमारा संविधान क्या कहता है कि पार्लियामेंट संविधान को संशोधित कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से नल एंड वाइड कर सकता है, उसे हटा सकता है। नेक्स्ट है हमारा सैलिएंट फीचर, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जो भारत का संविधान है इसने क्या कहा है कि जो जुडिशियल सिस्टम होंगे यहाँ पर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की जुडिशियल सिस्टम या स्टेट गवर्नमेंट की जुडिशियल सिस्टम जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा। हमारा जो संविधान है सेपरेशन ऑफ पावर को भी एक्सेप्ट करता है कि लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशरी अलग अलग होंगे, इनके पावर अलग अलग होंगे। इसीलिए जो है यहाँ पर इंटीग्रेटेड लेकिन इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाई गई है, इसीलिए कि यहाँ पर कोई पक्षपात न हो सके। जुडिशियल सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग तरीके से चलता है, क्योंकि अगर जुडिशरी स्ट्रांग होगी तभी जाकर के पार्लियामेंट्री काम सही हो सकते हैं, देश में कानून का शासन स्थापित हो सकता है। तो अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी की, तो भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है और हर राज्यों के पास या दो से ज़्यादा राज्य, जैसे जो राज्य कम जनसंख्या है जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, एक ही सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इनके पास एक हाई कोर्ट है। यानी हाई कोर्ट का एक टेरिटोरियल एरिया बांट दिया गया है, जो जनरली एक राज्य होते हैं, एक से ज़्यादा राज्य भी हो सकते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का टेरिटोरियल एरिया क्या है, जुरिडिक्शन एरिया की बात करें तो इनका जुरिडिक्शन एरिया पूरा देश है। हाई कोर्ट का एक रेफरेंस बना दिया गया कि एक पर्टिकुलर स्टेट या दो से ज़्यादा स्टेट हैं। ये हमारे इंटीग्रेटेड जुडिशरी का सिस्टम है। तो भारत में हाई कोर्ट, हर राज्य का एक हाई कोर्ट का रिलेशन एक राज्य के साथ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का पूरे देश के साथ एक ही रिलेशन है। जो सुप्रीम कोर्ट है एक्चुअली में इंटीग्रेटेड जो जुडिशरी का पार्ट है उसके टॉप पर है और उसके नीचे हाई कोर्ट काम करते हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं कि जो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में काम करते हैं। इसका मतलब हाई कोर्ट जो कुछ भी फैसला देंगे उस फैसले पर विचार करने की पूरी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को कंटिन्यू कर सकता है कि हाँ वो इफेक्ट में रहेगा, या उसे नल एंड वाइड कर सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट से पलट सकता है
या मॉडिफाई भी कर सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट इनका हाई कोर्ट के ऊपर बॉडी है और हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के नीचे हायरार्की स्ट्रक्चर में आते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अगर एक हायरार्की सिस्टम बना दे तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में सभी हाई कोर्ट काम करते हैं और हर हाई कोर्ट के अंडर में उनके रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन एरिया में डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम करते हैं और उनके अंडर में सबऑर्डिनेट कोर्ट काम करते हैं। तो ये हायरार्की है हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है यहाँ पर जो है 25 दिख रहा है, लेकिन ये 25 नहीं है, CGI और 33 प्रेजेंट टाइम में 33 है, तो कुल 34 जजेज हैं। ये लोग क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट, ये डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन, ऐसा सिस्टम नहीं, पहले हाई कोर्ट आता है। सॉरी, ये स्लाइड नहीं होगा, यहाँ पर हाई कोर्ट पहले आता है। तो हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नीचे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के नीचे मेट्रोपॉलिटन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल सेशन कोर्ट है, उनके नीचे बहुत सारे कोर्ट हैं, इन्हें हम देख सकते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से बहुत ज़्यादा हमें जानकारी होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा एक एक पॉइंट का जो है विश्लेषण नहीं उचित है। हाँ, ये जुडिशरी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे हम देखें, जो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट इन्फोर्सेज बोथ द सेंट्रल लॉ एज वेल एज स्टेट लॉ। इसका मतलब क्या है, अमेरिका की बात करें वहाँ पर हर राज्य के पास अपना कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। यानी अमेरिका की बात करें तो वहाँ 50 राज्य हैं, वहाँ पर 50 हाई कोर्ट है, 50 सुप्रीम कोर्ट है और वहाँ पर सेंट्रल जो कोर्ट होते हैं वो सेंट्रल लॉ को इन्फोर्स करते हैं, स्टेट कोर्ट जो होते हैं स्टेट लॉ को करते हैं। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो लॉ बनाती है उनके इन्फोर्समेंट के लिए अलग कोर्ट है, राज्य जो बनाते हैं उनके अपने कोर्ट है, उनके अपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। जबकि जो सर्वोच्च कोर्ट है वो फेडरल कोर्ट है। तो फेडरल कोर्ट के पास मामले कम आते हैं, वही मामले आते हैं अमेरिका में जो राज्य दो या दो से ज़्यादा राज्यों का मतलब होता है या राज्य और केंद्र का मतलब होता है। जबकि उनके अपने जो अपील का मामला होता है राज्य स्तर पर वो उनके अपने सुप्रीम कोर्ट स्वयं होते हैं। तो हम बात करें जो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट जो है अमेरिका में है कि सेंट्रल लॉ को सेंट्रल, स्टेट को स्टेट करेगा। यानी फेडरल लॉ वहाँ पर चलता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून को देखता है, स्टेट लॉ को वहाँ की स्टेट बॉडी देखती है, जुडिशरी की। तो अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट इज द फेडरल कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा गया है कि एक्चुअल में पूरे देश का सर्वोच्च कोर्ट है। यहाँ पर किसी भी कोर्ट के मामले को अपील में लाया जा सकता है, यानी अपील किया जा सकता है, लेकिन हाँ उसका प्रोसीजर है कि लोअर से हायर, हायर टू हायर, हायर टू हायर, एक हायरार्की माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकता है। लेकिन कुछ मामलों में डायरेक्ट जा सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट दिया गया है सिटीजन के, उसका गारंटर भी है और संविधान का संरक्षक भी उसे बनाया गया है। संविधान द्वारा सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक बनाया गया है। आगे हम देखें तो जो संविधान ने है उसने कुछ विभिन्न प्रावधान किए हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो जजेज हैं उनको भी कुछ इंडिपेंडेंस दिया गया है कि उनको इंडिपेंडेंस बना रहे, इसके लिए कुछ प्रोविजन रखे गए हैं। जैसे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, उनके जो टेन्योर है, उनका कार्यकाल है वो फिक्स है, यानी कार्यकाल फिक्स नहीं है। एक्चुअल में किसी जज का कार्यकाल फिक्स नहीं। इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि यहाँ पर रखा गया है 65 साल की आयु सुप्रीम कोर्ट के लिए और 62 साल की आयु हाई कोर्ट के लिए। यानी कोई भी जज जब तक 65 साल का नहीं हो जाएगा वो जज बना रहेगा। हाई कोर्ट का कोई भी जज जो 62 साल का जब तक नहीं हो जाता है हाई कोर्ट का जज बना रहेगा। लेकिन टेन्योर का मतलब ये नहीं है कि कोई जज 40 साल तक फिक्स रहे कि 40 साल तक वो जज बनेगा, ऐसा नहीं है। वो एज के अकॉर्डिंग है कि 65 साल और 65 साल। इसके बाद देखें, ऑल द एक्सपेंसेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट चार्ज एंड द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट के जो भी सैलरी हैं, खर्चे हैं, ऑफिस स्टाफ का खर्चा है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। इसका मतलब क्या है, उस पर लेजिस्लेचर बॉडी कोई क्लेम नहीं कर सकती है, उस पर जो है लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट कोई भी किंतु परंतु नहीं कर सकते। उन्हें जो भी खर्चा आएगा उन्हें देना पड़ेगा, उस पर वोटिंग नहीं हो सकती। चर्चा हो सकती है लेकिन वोटिंग नहीं हो सकती है। प्रोविजन ऑन डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेज इन द लेजिस्लेचर, जो पार्लियामेंट है या लेजिस्लेचर की बॉडी अगर हम स्टेट असेंबली की करें, वहाँ पर जजों के
किसी भी कंडक्ट या उनके नेचर के बारे में डिस्कशन नहीं होगा। यानी कोई भी फैसला किसी जज ने किस आधार पर दिया कि नहीं करेंगे, कि उसने बायस्ड होकर दिया है, संविधान के अकॉर्डिंग दिया है, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं दिया है, उनके किसी भी कंडक्ट पर हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, यानी जो जजेज होते हैं वो रिटायरमेंट के बाद वकील के रूप में किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, जिससे इस चीज़ बनी रहे कि वो रिटायरमेंट के पहले किसी से डील नहीं करेंगे कि उसके पक्ष में फैसला दे दे और बाद में वो पैसा देगा और बाद में वकील बन जाए। तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो सकती है। पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास ये भी पावर है कि अगर उनकी कोई आलोचना गलत तरीके से करता है, उन्हें बदनाम करता है, तो उसके लिए सजा दे सकते हैं। और ये भी पिछले साल 2021 में यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास तो पावर है, क्या हाई कोर्ट के पास भी पावर है? लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा फंस जाता है। हाई कोर्ट के पास भी ये मामला है, लक्ष्मीकांत के बुक में साफ साफ लिखा है, केरला हाई कोर्ट ने भी कहा है। लेकिन यूपीएससी का जो आंसर किया है उसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास तो है, कंटेम्प्ट ऑफ पावर जो है पनिशमेंट करने के लिए है, लेकिन हाई कोर्ट के पास नहीं है। सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर बॉडी है उनके साथ सेपरेट रखा गया, उनसे कोई विशेष रिलेशन ऐसा नहीं है कि इंटरफेरेंस हो। कॉन्स्टिट्यूशन को दोनों को फॉलो करना है। अगर हम बात करें भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का जो अनुच्छेद 50 है, आर्टिकल 50 है, यही बताता है सेपरेशन ऑफ पावर फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो नेक्स्ट हम देखें जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस सेपरेशन ऑफ पावर बहुत अच्छे से बात करता है। आर्टिकल 50 साफ साफ कहता है तो लेजिस्लेटिव बॉडी, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ये सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या पार्लियामेंट हो, स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी हो या प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, इन सभी लोग संविधान के अंडर में हैं, इनके उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। तो जो जुडिशरी है, जुडिशरी, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव, ये सीधे सीधे देखा जाए तो अपने अपने जो है एरिया में ये सुप्रीम है, लेकिन दूसरों के मामले में तब तक इंटरफेरेंस नहीं करेंगे जब तक कि वो संविधान का उल्लंघन न करता हो। तो जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनके कुछ कोर एरिया है और कुछ इंसिडेंशियल पावर है। इसका मतलब क्या है? कुछ एरिया में इनके ऊपर कोई कंट्रोल दूसरा नहीं कर सकता और कुछ मामलों में वो ध्यान रखेगी, यानी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के ऊपर, साथ साथ जुडिशरी के ऊपर ध्यान रखेगी, जुडिशरी इन दोनों के ऊपर, और ये दोनों यानी म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर तीनों ध्यान रखेंगे। तो ये थे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ साइलेंट फीचर। अभी और भी साइलेंट फीचर हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में जिन्हें देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो भी साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू रहेगा। तो ये सेकंड पार्ट था, आगे हम थर्ड पार्ट देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसके डिटेल्ड इलेबोरेशन की वजह से इसलिए हम वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। लेकिन अगर इसमें कुछ चीज़ें छूट रही हो, जो लगता हो और भी चीज़ें जानना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम जरूर बताएंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।